देश में सबसे समृद्ध संस्कृतियों वाले प्रदेशों में शुमार पश्चिम बंगाल की दुनिया में अपनी अलग पहचान है। पूर्वी हिमालय और बंगाल की खाड़ी के बीच बसे इस प्रदेश में खूबसूरत घाटियों से लेकर कहीं चाय के बागानों की ताजगी है तो कहीं सुंदर वन की विविधता। धार्मिक और सांस्कृतिक तौर पर जितना ये राज्य समृद्ध है, उतना ही सामाजिक और राजनीतिक तौर पर ये राज्य जागरूक है। यह है कोलकाता का ब्रिगेड परेड मैदान। ब्रिगेड परेड मैदान पश्चिम बंगाल की बदलती राजनीति का गवाह रही है। ब्रिगेड परेड मैदान में एक के बाद एक कई जलसे हुए, जिन्होंने न सिर्फ पश्चिम बंगाल की राजनीति को बदला बल्कि पूरे देश की राजनीति को भी प्रभावित किया। और पश्चिम बंगाल की बदलती राजनीति का गवाह अगर प्रदेश की जनता रही है तो यहाँ की पत्रकारिता और यहाँ के पत्रकार भी इसके सबसे बड़े गवाह रहे हैं। बंगाल की एक अलग सा संस्कृति है, ये सारा देश जानते हैं। क्यों ना इसको सांस्कृतिक राजधानी भी कह सकते हैं आप। जब अंग्रेज़ों ने यहाँ पे रूल किया कर रहा था, उसी टाइम से बंगाल का ये एक तकमा वो इसका सिरोपा मिल चुका है। और दूसरा बात है, ये संस्कृति के अलावा राजनीति का हिसाब से बंगाल का एक मशहूर भागीदारी है। We are not financially very strong as it was, but we are culturally rich, and each and every family, the education is a priority. In that basis, you have to judge Bengal, although you know the first formation of Congress, the first 50 years, you find 13 national president of Congress from West Bengal. You see the predecessor of the Bharatiya Janata Party, Jansang, the founder of Jansang, Dr. Shama Prasad Mukherjee, and then after so many national president from Bengal. पश्चिम बंगाल के बारे में ये भी कहा जाता है कि जो ये सालों पहले सोच लेता है वो कई प्रदेश बरसों बाद सोचते हैं। पश्चिम बंगाल के बारे में ये भी माना जाता है कि ये प्रदेश विचारधारा के संघर्ष में हमेशा आगे रहा है और यही वजह है कि यहाँ लंबे समय तक कांग्रेस का शासन रहा और फिर जब कांग्रेस सत्ता से बाहर हुई तो कभी यहाँ अपनी जड़ें नहीं जमा पाई। फिर वामपंथ की सरकार आई और इसने भी 34 सालों तक प्रदेश की सत्ता की कमान संभाली और केंद्र की राजनीति में भी इसने अहम भूमिका निभाई। अब प्रदेश में सरकार तृणमूल की है और उसकी मुखिया ममता बनर्जी भी राजनीति में सबसे मुकाबला कर रही हैं। वे केंद्रीय राजनीति में भी एक महत्वपूर्ण किरदार निभाती रही हैं। लोकसभा की 42 सीटों वाले इस अहम राज्य में इस बार 7वें चरण में चुनाव हो रहा है। चुनाव आयोग के मुताबिक देश के किसी भी राज्य के मुकाबले पश्चिम बंगाल में पहली बार वोट देने वालों की संख्या सबसे ज्यादा है। राज्यसभा टीवी ने पश्चिम बंगाल के राजनीतिक मूड का जायजा लेने के लिए कई गांवों और शहरों का दौरा किया। प्रदेश में भीषण गर्मी के बावजूद हर चरण में बम्पर मतदान हो रहा है। हालांकि कहीं कहीं चुनावी हिंसा भी बरकरार है। कुछ लोग इसे अति राजनीतिक जागरूकता की उपज भी मानते हैं।
दूसरे प्रदेशों की तुलना में यहाँ थोड़ा जागरूकता अधिक होने की वजह से वैसी स्थिति बनती है, थोड़ा वायलेंस की स्थिति रहती है, प्री पोल वायलेंस भी और पोस्ट पोल वायलेंस भी। इस मामले में बंगाल थोड़ा दूसरे प्रदेशों से अलग है। लोगों में इतना एक्सेसिवली जागरूक होने की वजह से ऐसा होता है। हर आदमी अपना शेयर चाहता है, किसी न किसी के साथ अपने को जोड़ कर रखते हैं, किसी न किसी के साथ अपने को जोड़ कर देखते हैं, और उस हिसाब से उस समाज में, उस लोकेलिटी में, उस पार्टी में, उस अलायंस में उनकी जो हिस्सेदारी बनती है वो हर हाल में अपने हाथ में चाहते हैं, और उसमें वो संघर्ष की स्थिति बनती है। इस मामले में पश्चिम बंगाल पर लोगों की नजर इसलिए है क्योंकि पूरे देश में चुनावी हिंसा कम हो गई है, लेकिन यहाँ सभी राजनीतिक दलों के लोग इस बात से भयभीत नजर आते हैं। That is, we are trying to mobilize the people, and we are creating pressure on the National Central Election Commission, and we are trying to mobilize our people in the booths. There are 78,000 booths. It's not a matter of joke, you see, to mobilize the one. So we think that with all the parties who love for democracy, and we are trying to convince the people, telling the people that you come forward, we'll be there, so that you can cast your votes. सीपीएम का रिजिम में भी ऐसा स्थिति था। सीपीएम का रिजिम में कड़ाई से इलेक्शन कमीशन चुनाव नहीं करते तो तृणमूल कांग्रेस क्षमता में नहीं आता। तृणमूल कांग्रेस क्षमता में इसीलिए आया, इलेक्शन कमीशन ठीक ढंग से चुनाव कर पाया, लोग वोट डाल पाया। इस बार भी हमारा उम्मीद है साफ सुथरा चुनाव करके तृणमूल का स्थिति इतना बिगाड़ देगा, 19 का बाद तृणमूल उठ के खड़ा नहीं हो पाएगा। West Bengal has been very violence prone. It has suffered heavily during the left front regime, and that is why we had to join hands with the Trinamool to oust the left. But then what is happening in West Bengal in the last 7-8 years of Mamta's misrule is horrendous. And so therefore, this is a big challenge, and we are attempting to meet the challenge, and we are looking forward to a free and fair election with the election commission discharging its constitutional responsibility. So that is our hope, and it is in that direction that we shall be working. दरअसल पश्चिम बंगाल लोकसभा चुनाव में ये बड़ा मुद्दा है। सीपीएम, बीजेपी और कांग्रेस के बीच अपने अपने मतभेद हैं, लेकिन इस बात पर सभी एक समान आरोप लगाते हैं कि प्रदेश में लोकतंत्र का अभाव है। Main issue are that the democracy should be restored fast, and if democracy will not be there, then the class movement, people's movement, how it can be take place. You know, previously in West Bengal, there was a panchayat election, and 34% seat were uncontested. So this is the condition of democracy. देश भर के लोग जान गए हैं बंगाल की स्थिति से गुजर रही है। पहले तो यहाँ डेमोक्रेसी नहीं है, लोकतंत्र खतरे में है, लॉ एंड ऑर्डर है नहीं, महिलाओं की कोई सुरक्षा नहीं, कोई जॉब नहीं है और स्वच्छता नहीं है, भ्रष्टाचार चरम पर है। I think that the people of West Bengal, they are misgoverned. There is complete lack of transparency in the government process, and Mamata Banerjee's administration has almost killed democratic institutions. And so therefore, the burden of all these violence unleashed by the Trinamool Congress has been equally borne by all communities. लेकिन इन सारे आरोपों से बेपरवाह पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री और तृणमूल मुखिया ममता बनर्जी केंद्र सरकार पर भी आरोप लगाने से नहीं चूकती। लोग मानते हैं कि ममता बनर्जी हाजिर जवाब होने के साथ साथ संगठन बनाने में भी लाजवाब हैं। उन्होंने पूरे पश्चिम बंगाल में ताकतवर संगठन तैयार किया है।
और इसी के बलबूते 2009 के लोकसभा चुनाव में तृणमूल ने 19 सीटें जीती तो वाम दलों के खाते में कुल मिलाकर 15 सीटें आईं, जबकि कांग्रेस 6 सीटें और बीजेपी 1 सीट जीतने में कामयाब रही थी। इतना ही नहीं, 2014 लोकसभा चुनाव में भी ममता बनर्जी ने 39.79% वोटों के साथ पश्चिम बंगाल की 42 लोकसभा सीटों में से 34 पर जीत हासिल की, जबकि वाम दलों के खाते में 2 सीटें आईं। बीजेपी के मत प्रतिशत में शानदार उछाल आया और उसने 17.02% वोटों के साथ 2 सीटों पर जीत दर्ज की, लेकिन 9.69 वोट हासिल करने वाली कांग्रेस 4 सीटें जीतने में कामयाब रही थी। मौजूदा लोकसभा चुनावों में तृणमूल के सामने अपना पिछला प्रदर्शन दोहराने की चुनौती है। राज्य सरकार ने भी कई अच्छे काम किए हैं, बड़े काम किए हैं, उनकी तरफ से भी कामकाज हुए हैं और प्रधानमंत्री जी ने जो कामकाज केंद्र की मदद से करवाया है तो लोग बेशक यदि उसके फ़ायदे पाते होंगे तो स्वाभाविक रूप से उस हिसाब से उनकी प्रतिक्रिया उनके फेवर में हो सकती है। लंबे समय से यहाँ सत्ता में भी नहीं है, केंद्र की सत्ता में भी नहीं है, पॉलिटिकली बहुत ठीक ठाक स्थिति में दिख भी नहीं रहा और कांग्रेस की हालत भी इस प्रदेश में तो मोटा मोटी ऐसी ही है। आपने जब काम नहीं किया होता है ना तब एंटी इनकम्बेंसी होती है, जब लोगों के काम होते हैं तब लोग चाहते हैं कि आप दोबारा आए और यहाँ हमारी बहुत अच्छी टीम है और ममता बनर्जी मुखिया है और लोगों को ममता जी पर बहुत भरोसा है। ममता बनर्जी ने इसके लिए एक नया तुर्क का पत्ता खोला है। उन्होंने इस बार 41% उम्मीदवारी महिलाओं को देकर महिला वोटरों को लुभाने की कोशिश की है। हालांकि विपक्षी दल कहते हैं कि इनमें अधिकांश उम्मीदवार राजनीतिक रूप से अनुभवहीन हैं। Unfortunately, this is once again contrary to the culture of West Bengal, that some such candidates have been put who had no record of working for the people. They might be film actress, they might be serial actress, they might be something else, but they had no connection to the people's cause. The women who have been nominated, they don't have any track record of working for the cause of the women. ममता बनर्जी का नारा है 42 में से 42, मतलब कांग्रेस या लेफ्ट के प्रति कोई भी मर्सी नहीं है और उनका सबसे यूनिक सेलिंग पॉइंट है अपने पार्टी कैंडिडेट्स में से 41% महिलाओं के लिए आरक्षित। मतलब ममता बनर्जी इस बार के चुनाव में बड़ी संख्या में महिलाओं को आकर्षित करना चाहती हैं। ममता बनर्जी के बारे में आमतौर पर माना जाता है कि पश्चिम बंगाल के मुस्लिम वोटर उनके साथ हैं, लेकिन इसके साथ हिंदू भावनाओं को लुभाने के लिए उन्होंने हिंदू मतदाताओं को भी साधने की कोशिश की है। ये बात आरोप के रूप में सीपीएम कहती है, लेकिन तृणमूल के लिए यह चुनावी रणनीति है। In Bengal also, as against Ram Mandir of BJP, Trinamool is propagating Surya Mandir or Jagannath Mandir in Bengal. So it is almost the same, falling in the prey of BJP. Ours is basically a issue of people's, their livelihood, peasants, workers, and we are always for that. 1998 में कांग्रेस से अलग हुई ममता बनर्जी ने 2011 में कांग्रेस के साथ गठबंधन करके पश्चिम बंगाल में सरकार बनाई। इसके पहले वो एनडीए और यूपीए में केंद्रीय मंत्री रहीं, लेकिन अब वो ना तो यूपीए के साथ हैं और ना ही एनडीए के साथ। लेफ्ट फ्रंट के साथ होने का तो कोई सवाल ही नहीं। इसलिए पश्चिम बंगाल में चुनाव चतुष्कोणीय है, यानी तृणमूल, बीजेपी, कांग्रेस और लेफ्ट फ्रंट के बीच मुकाबला है, जबकि जनता के मुताबिक असली मुकाबला तो दादा और दीदी के बीच ही है। लोकसभा के लिए हम पहली बार वोट दे रहे हैं। कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है हमारे लिए। बीच में लड़ाई है दादा दीदी का, ये दोनों का लड़ाई चल रहा है।
और किसका लड़ाई चलेगा। अभी तो ये दोनों है पोस्ट में। दादा मतलब दादा मोदी जी। अच्छा। दीदी है ममता जी। अच्छा। यही दोनों है। बीजेपी का सीधे सीधे तृणमूल के साथ टक्कर में आ जाना एक नई परिघटना है। हालांकि जानकारों के मुताबिक इसका कारण यह है कि तृणमूल की मनमानी के खिलाफ बीजेपी ने ज्यादा टक्कर ली। बीजेपी का जो हुआ है, अभी जो मेन अपोजिशन थे पहले 5 साल ममता बनर्जी के क्षमता आने के बाद, जो पहले 5 साल वो लेफ्टी था। किंतु बात क्या है, एक एक चुनाव जा रहा था, कोई उपनिर्वाचन या म्यूनसिपल इलेक्शन या पंचायत, उसमें ममता बनर्जी का बहुमत और भी ज़्यादा होने देखता था। उस टाइम क्या हुआ, उस टाइम जब उसका बाद ये सब जीतने के बाद जब कई लोकल लेवल के उनका पार्टी का नेता लोग, कार्यकर्ता लोग को कोई करप्शन, कोई दादागिरी बोल रहा है, इसी हिसाब से पब्लिक का मन में क्रोध पैदा होना सकता। ये जब क्रोध पैदा हुआ था, उसका लिए ये लोग जब आपको विरोध करेगा, तो विरोध करने के टाइम क्या हो रहा, जो विरोधी थे उसका ऊपर में जो कोई पार्टी का हो या पुलिस का हो, जो एट्रोसिटी का जो ये लोग एलिगेशन करते हैं, वो संभालने के लिए लेफ्ट लोग का ऑर्गेनाइजेशन जो घाटा हो चुका है, जो लीडरशिप भी घाटा हो चुका है, वो नहीं था। तो ये जगह जो है, ये जगह आहिस्ता आहिस्ता बीजेपी ने वो लिया है। ये तकरीबन वैसी ही परिस्थितियां थीं जो पश्चिम बंगाल में कांग्रेस का खात्मा हुआ था और लेफ्ट फ्रंट आगे बढ़ी थी। लेकिन 2011 आते आते लेफ्ट फ्रंट के खिलाफ भी वातावरण बनने लगा और वो भी पश्चिम बंगाल के लोगों के मन से उतरने लगी। ये लेफ्ट रेजिम जब लगातार 34 साल यहाँ पे क्षमता में थे, तो उसी हिसाब से इन लोगों का अगेंस्ट में भी पब्लिक का जो ज़्यादातर सत्ता में थाने के बाद उनका पार्टी का अंदर ग्रास रूट लेवल में करप्शन, ग्रास रूट लेवल में इनका जो हाई हैंडेडनेस है पार्टी का, पर्टिकुलरली CPIM पार्टी का, इनका जो हाई हैंडेडनेस था, इसका चलते से पब्लिक का मन में बहुत क्षोभ हो गया था, बहुत क्रोध हो गया था। ये जब इंडस्ट्री तुम ख़त्म कर दिया है, अभी इंडस्ट्री ला रहा है, उसका चलते भी ये पार्टी का जैसे होता है ना, तब इसको एक बार जाना चाहिए, इसको जाना चाहिए। इस बार के लोकसभा चुनावों में एक नई और खास बात ये हुई कि पश्चिम बंगाल में पहली बार बांग्लादेश के कुछ पूर्व निवासियों को भी वोट डालने का मौका मिला। दरअसल भारत बांग्लादेश सीमा समझौते के बाद पहली बार बतौर भारतीय मतदाता उन्होंने वोटिंग की प्रक्रिया में हिस्सा लिया, जिसकी खुशी उनके चेहरों पर भी देखने को मिली। पहले सीट था, अभी तो इंडिया हुआ है, तो इसलिए अच्छा लग रहा है, ভোট आ गया। এখন ফুল ইন্ডিয়ান ভাবছি নিজেকে। আর যারা মানে অভাবগ্রস্ত তারা এখন বাইরে গিয়ে কাজ করতেছে, তাদের তো পড়াশোনা নেই, তারা কাজ করেই খেতে হবে, তো তারা বাইরে গিয়ে কাজ করছে, সেখান থেকে উপার্জন করছে ভালো, তো গ্রামটার অনেকটাই উন্নতি হচ্ছে। नेताजी सुभाष चंद्र बोस पश्चिम बंगाल के थे और उनके नाम से फॉरवर्ड ब्लॉक यहां वाम दल के साथ मिलकर चुनाव मैदान में है। तो बीजेपी ने भी नेताजी के चचेरे प्रपौत्र चंद्र बोस को दक्षिण कोलकाता से उम्मीदवार बनाया है। We would give a corruption-free government at the center. I would work for the people of South Kolkata. Basic infrastructural developments are lacking. Road conditions are pathetic. Electrical wiring. You see, a major city like Kolkata and such a posh area like South Kolkata has all overhead wiring and cable. That should be done underground immediately. I would see that illegal constructions which causes real hazards, fire hazard, other accidental hazards must be curtailed.
corruption in Kolkata Municipal Corporation is rampant. I would make sure corruption is arrested. ममता बनर्जी के लिए सबसे अहम सीट है डायमंड हार्बर, जहां से उनके भतीजे अभिषेक बनर्जी चुनाव लड़ रहे हैं। तो बीजेपी के लिए मदनीपुर और कोलकाता उत्तर सीट है, जहां से उनके प्रदेश अध्यक्ष दिलीप घोष और राष्ट्रीय सचिव राहुल सिन्हा मैदान में हैं। ज़्यादा सीट में, नॉट इन 42 सीट, ज़्यादा सीट में आमने सामने लड़ाई बीजेपी के साथ तृणमूल की होगी और कुछ सीट में ट्रायंगुलर कॉन्टेस्ट होगा। कुछ सीट में ट्रायंगुलर कॉन्टेस्ट होगा बीजेपी, तृणमूल एंड लेफ्ट, और कुछ सीट में ट्रायंगुलर कॉन्टेस्ट होगा बीजेपी, तृणमूल एंड कांग्रेस। दिस इज द रियल सिचुएशन। बीजेपी ने पश्चिम बंगाल में बहुत तेजी से जन समर्थन हासिल किया है, लेकिन उसे तृणमूल विरोधी मतों के ध्रुवीकरण का फायदा न हो, इसलिए कांग्रेस और लेफ्ट फ्रंट ने कुछ सीटों पर तालमेल करने की भी कोशिश की। देश की राजनीति में पश्चिम बंगाल की भूमिका इस बार थोड़ी ज्यादा है, क्योंकि ममता बनर्जी नई सरकार के गठन में अपने रोल को लेकर काफी महत्वाकांक्षी हैं, लेकिन उनका किसी के साथ कोई औपचारिक गठबंधन नहीं है। मुद्दे वे एनडीए के खिलाफ उठाती हैं, लेकिन कांग्रेस से भी नजदीकी नहीं दिखाती। वैसे में चुनाव के बाद पश्चिम बंगाल के नतीजे काफी अहम होंगे और निश्चित तौर पर मुकाबला कहीं त्रिकोणीय है तो कहीं चतुष्कोणीय। 2019 के लोकसभा चुनाव का नतीजा इस बात को साबित करेगा कि पिछले एक दशक के बाद क्या प्रदेश की राजनीति एक बार फिर नई करवट ले रही है। तो लोकसभा का यह चुनाव काफ़ी महत्वपूर्ण है और चुनौतीपूर्ण भी है। चुनौतीपूर्ण न सिर्फ तृणमूल कांग्रेस के लिए बल्कि बीजेपी के लिए भी, और सीपीएम और कांग्रेस भी अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहा है। अब देखना यह है कि इस बार के लोकसभा चुनाव में कौन अपने अस्तित्व को कायम रखता है, कौन अपनी नई राह बनाता है और कौन अपनी ताकत बनाता है। तो राज्यसभा टेलीविज़न के चुनाव विशेष में आज बस इतना ही। कैमरा पर्सन डीके पांडे के साथ कोलकाता से मैं अखिलेश सुमन।